हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है मेरठ यूनिवर्सिटी में एमकॉम सेकेंड ईयर में जो रिसर्च मैथोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी जो है यूनिट नंबर 3 में आपसे डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं 2 यूनिट जो है वो अपलोड कर चुका हूं। मैं एक फर्स्ट यूनिट 8 मई को अपलोड कर चुका हूं और सेकेंड यूनिट मैं 9 मई को अपलोड कर चुका हूं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो प्लेलिस्ट में दोनों यूनिट आपको मिलेंगी, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। एक्चुअली पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, एमकॉम में, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में एमए में भी है। तो रिसर्च मैथोलॉजी जैसे आपका एनटीए नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और फर्स्ट पेपर में है आपका रिसर्च मैथोलॉजी का पार्ट, वो रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से है। उसमें तो 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। तो एनटीए नेट के लिए भी और सिलेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एमकॉम में है। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका एमसीक्यू सीरीज़ में होता है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो एमसीक्यू सीरीज़ में ही ये एग्ज़ाम होना है प्राइवेट का। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा रिसर्च मैथोलॉजी की आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा है। पार्ट 1 मतलब यूनिट 1 है और पार्ट 2 मतलब यूनिट 2 है। तो मैं उसको प्लेलिस्ट में थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, तो आप उसको यूनिट फर्स्ट पार्ट 1 और यूनिट 2 पार्ट 2 की आप स्टडी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल को में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सबके पास होता है, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 500 प्लस में क्वेश्चन हैं मेरे पास इसके। हालांकि क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं इसके। फिलहाल अभी जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके एमकॉम के हिसाब से यूनिट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा मिसलिनियस क्वेश्चन, जो कि एनटीए नेट में भी आए हुए हैं और एमए में भी आए हुए हैं और बीए में भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं। यूनिट 3, परीक्षण उद्देश्य के लिए आबादी के बारे में किया गया एक बयान कहा जाता है। तो वो होता है हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि परिकल्पना, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना। यदि परिकल्पना को सत्य मानने के लिए अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, अशक्त परिकल्पना। एक बयान जिसकी सैंपल के आधार पर वैधता यानी वैलिडिटी का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, सांख्यिकीय परिकल्पना। जनसंख्या वितरण को परिभाषित करने वाली एक परिकल्पना को कहा जाता है सरल परिकल्पना। यदि शून्य परिकल्पना झूठी है यानी कि असत्य है, नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार किया जाएगा? वैकल्पिक परिकल्पना। अनुसंधान डिजाइन की प्रमुख विशेषता कहलाती है विश्वसनीयता भी, गुणात्मकता भी और मात्रात्मकता भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वह बिंदु जहां नल की परिकल्पना को, नल मतलब शून्य, NULL, नल, नल की परिकल्पना को शून्य खारिज कर दिया जाता है, तो कहा जाता है महत्वपूर्ण मूल्य, ठीक है। यदि क्रिटिकल क्षेत्र समान रूप से वितरित किया जाता है, तो इस परिकल्पना को कहा जाता है दो टेल। परीक्षण का प्रकार निम्नलिखित में से किससे परिभाषित होता है? वैकल्पिक परिकल्पना, नल परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस, ठीक है। शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियम या सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है? टेस्ट स्टैटिस्टिक, ऑप्शन ए। वैकल्पिक परिकल्पना को भी कहा जाता है, ऑप्शन बी, अनुसंधान परिकल्पना, ठीक है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरण में निम्नलिखित है। देखिए तीनों ही इसमें शामिल हैं
के अनुसंधान क्षेत्र का चयन करना और प्राथमिक डाटा एकत्रित करना और डाटा संग्रहण की विधियों का चयन करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान करने की यह बेहतर योजना है। ऑप्शन सी कि विषय पर साहित्य से परिचित हो। परिकल्पना का एक स्रोत है तो वो है अंतर्ज्ञान। शोध समस्या को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, समस्या का सर्वोत्तम हल ढूंढने के लिए भी और समस्या के समाधान के लिए व विधि का चयन करने के लिए भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक है। एक परिकल्पना के विकास में योगदान देता है। क्या देता है? थ्योरी। 17 डैश एक गुणवत्ता है। वैचारिक स्पष्टता। एक परिकल्पना होनी चाहिए विशिष्ट स्पेसिफिक। परिकल्पना होनी चाहिए परीक्षणशीलता। सांख्यिकीय परिकल्पना से लिया गया है। देखिए डाटा। देखिए मेरी स्पीड थोड़ी हाई है, मैं बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन और फटाफट आंसर ले रहा हूँ, ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि 20-22 मिनट में 25 मिनट में आप पूरे 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। ठीक है, ये आपकी सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है। डिटेल स्टडी के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी बुक की स्टडी करें जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश जिसमें शोधकर्ता का पोषण किया जाता है, वह परिकल्पना का एक स्रोत है। संस्कृति। एक परिकल्पना के परीक्षण में सामान्य त्रुटि होती है, जो जनरल एरर होती है टाइप 1 और टाइप 2। अनुसंधान प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। डैश की तुलना में मैरिनल कंपास से की जाती है। अनुसंधान डिजाइन की। डैश एक शोधकर्ता को अंधी खोज और बौद्धिक भटकने से रोकते हैं। अनुसंधान डिजाइन। अनुसंधान डिजाइन एक ब्लूप्रिंट रूपरेखा और एक है क्या? योजना, प्लानिंग। अवलोकन एक शारीरिक और डैश गतिविधि है, मानसिक। अवलोकन को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अवलोकन के साथ शुरू और समाप्त होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सिडनी वेब के द्वारा। एक डैश अवलोकन शोधकर्ता अवलोकन का एक हिस्सा है, प्रतिभागी। एक डैश में अवलोकन शोधकर्ता अलग खड़ा है और भाग नहीं लेता। देखिए भाग नहीं लेता मतलब गैर प्रतिभागी, नॉन पार्टिसिपेंट। यह पर्यवेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक घटना का अवलोकन है, प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप आदि क्या है? मैकेनिकल। अवलोकन का संग्रह करने में कोई लाभ नहीं है। पिछले इवेंट को हम हिंदी में कहते हैं घटना। अनुसंधान प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 8। एक शोध विषय को चुनने में ये सामान्य गलतियां हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी आखिरी विषय जो मन में आता है उससे चिपके रहना। अनुसंधान प्रक्रिया में चरण 3 डैश है, वह परिकल्पनाओं का निर्माण। जो स्टेप 3 होता है वो होता है परिकल्पनाओं का निर्माण। हम एक शोध विचार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मित्र के साथ वार्तालाप करके। शोध एक डैश प्रक्रिया है, कुंडली। एक शोधकर्ता ने एक प्रयोग में अध्ययन के लिए विशिष्ट समस्या के बाद कहा है उसे फिर एक डैश विकसित करनी चाहिए, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल के विपरीत है एक स्थिर चर। एक चर जिसे दूसरे चर में, चर मीन्स वेरिएबल, ठीक है,
परिवर्तन करने का कारण माना जाता है, उसे कहा जाता है स्वतंत्र चल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक बाजार शोधकर्ता को क्या करना चाहिए जब उसे समस्या और अनुसंधान के उद्देश्यों का पता हो? अनुसंधान योजना का विकास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टि की विशेषता नहीं है? अमूर्तता। एक शोध समस्या तभी संभव है जब ये पर्याप्त हो, यह नया हो और ज्ञान में कुछ जोड़ता हो और इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। परिकल्पना में यह नहीं या कहा नहीं जा सकता, क्या? सामान्य शब्द। ठीक है, मूल उद्देश्यों को भी कहा जा सकता है, मौलिक अनुसंधान। ठीक है, एक अच्छे शोध का सही अर्थ नहीं है, नहीं है कह रहा है आपसे कि निष्कर्ष अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए, एक प्रस्ताव को के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, कार्य योजना के रूप में भी, प्रोस्पेक्ट्स के रूप में भी और रूपरेखा के रूप में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विकसित जनसंख्या के बारे में एक बयान परीक्षण के उद्देश्य के लिए कहा जाता है, हाइपोथेसिस। जनसंख्या के बारे में एक मात्रात्मक कथन कहा जाता है, वो होता है स्टेनोस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना को भी कहा जाता है शोध परिकल्पना। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना जो पैरामीटर के सभी मूल्यों को निर्दिष्ट करती है उसे कहा जाता है समग्र परिकल्पना। ठीक है, समग्र को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यदि एक परिकल्पना निर्दिष्ट करती है तो जनसंख्या वितरण शांत होता है, सरल परिकल्पना। एक परिकल्पना को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, देखिए, सरल भी, समग्र भी और अशक्त भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्षेत्र के बीच विभाजित बिंदु जहां अशक्त परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है तो वो होते हैं महत्वपूर्ण मूल्य। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। यदि महत्वपूर्ण क्षेत्र परीक्षण सांख्यिकी के नमूना वितरण के दोनों पक्षों में समान रूप से स्थित है तो परीक्षण है दो टिल्ड। एक टिल्ड वाले परीक्षण और दो टिल्ड वाले परीक्षण का विकल्प इस पर निर्भर करता है वैकल्पिक परिकल्पना पर। समस्या का एक अच्छा बयान, ऑप्शन डी सही है, कि अनुभवजन्य परीक्षण की संभावना को स्पष्ट करना चाहिए। पाठ में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई ऑटिस्टिक बच्चों पर शोध में, तो ऑप्शन डी सही है कि विश्राम स्वतंत्र चर था और आश्रित चर व्यवधान था। एक प्रयोग में सीधे किस परिकल्पना का परीक्षण किया गया है? शोध परिकल्पना। समस्या का विवरण, ऑप्शन बी, प्रारंभिक विचारों का परिशोधन है। एक शोध परिकल्पना एक स्थायी बयान है, ऑप्शन ए। प्रायोगिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का परीक्षण किस क्रम में किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सांख्यिकीय, भ्रामक चर और कारण। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगात्मक अनुसंधान को दर्शाता है? उच्च नियंत्रण और कारण निष्कर्ष। अनुसंधान परिकल्पना में शामिल है अशक्त और कारण परिकल्पना। प्रायोगिक अनुसंधान पर आधारित निष्कर्ष है, तो ऑप्शन सी सही है कि वैकल्पिक परिकल्पनाओं को खारिज करना। प्रायोगिक अनुसंधान में समस्या का एक अच्छा बयान शामिल होगा, कम से कम 2-4 की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या एक अच्छे कथन की विशेषता है? तो ऑप्शन ए सही है कि यह चर के बीच अपेक्षित साधनों को स्पष्ट रूप से बताता है। प्रयोगों को न केवल एक स्थिति के लिए साक्ष्य खोजने के लिए आयोजित किया जाता है बल्कि प्रतिद्वंदी परिकल्पनाओं को खारिज करते हैं। ठीक है, एक अवधारणा जो प्रक्रिया की वास्तव में परीक्षण करती है कि उसे परीक्षण करने के लिए क्या माना जाता है? वैधता, वैलिडिटी।
प्रयोग के अंत में कौन सी अवधारणा है? वो होती है आंतरिक वैधता। ठीक है, जब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वतंत्र चर था या कुछ अन्य चर नहीं थे, तो आश्रित चर में परिवर्तन का कारण बने, तो अध्ययन में अच्छी ऑप्शन सी आंतरिक वैधता है। जब प्रतिभागियों का चयन किया जाता है तो कौन सा भ्रमित चर सबसे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि उनके बहाने के उपाय असामान्य रूप से उच्च थे। औसत प्रारंभिक अनुसंधान विचार कर रहे हैं। ऑप्शन ए प्रश्नों के रूप में कहा गया है। थ्योरी तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब ऑप्शन सी अनुसंधान परिकल्पना के विकास में महत्वपूर्ण हो। जब शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान अपने अवलोकन मानदंडों को धीरे धीरे बदल दिया है तो यह परिवर्तन कहलाता है इंस्ट्रूमेंटेशन। केवल विषय के अध्ययन में कौन सा भ्रमित चर हो सकता है? अनुक्रम प्रभाव। परिकल्पना का संबंध है किससे होता है? अस्थायी चर से। ध्यान रखते, अस्थिर चर से। परिकल्पना का जो संबंध होता है वो अस्थिर चर से होता है। ठीक है। नमूना डिजाइन की उद्देश्यपूर्ण विधि में आइटम्स के अनुसार चुना जाता है। व्यक्तिगत निर्णय। एक शोध समस्या संभव नहीं है। ऑप्शन डी इसमें स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? गुड व हेड। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में सोशलॉजी में एक पेपर है, ठीक है, सोशल रिसर्च। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि मैंने उसमें एक दो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं बीए थर्ड ईयर के, तो आप उसकी स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये पेपर सोशल रिसर्च के नाम से है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, है ना। और यहाँ पर ये पेपर एमकॉम में या एमए में होता है रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ईयर में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने अभी एक दो ईयर के सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उसकी स्टडी ज़रूर करिएगा। जिस तरीके से बुकलेट आपको एग्जाम में मिलेगी कि एक तरफ हिंदी मीडियम और एक तरफ इंग्लिश मीडियम, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। शायद एक क्वेश्चन मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, तो उसको भी मैं और सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप उसकी स्टडी भी जरूर करिएगा। तो वो भी रिसर्च मैथोलॉजी का ही पोर्शन है। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने उसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप उसकी स्टडी करिएगा। मैं भी और क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर है गुड व हेड। वैकल्पिक परिकल्पना का निषेध को कहते हैं ऐशक परिकल्पना। विकसित जनसंख्या के बारे में एक बयान परीक्षण के उद्देश्य के लिए कहा जाता है परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना को कहा जाता है शोध परिकल्पना। एक परिकल्पना को वर्गीकृत किया जाता है, देखिए, समग्र में भी मीन्स यूनिवर्स, प्रतिदर्श में भी, सैंपल और शून्य जीरो में भी। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक असफल छात्र एक परीक्षक द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। यह एक है का उदाहरण किसका? टाइप 2 त्रुटि का, ठीक है, टाइप 1 एरर और जो टाइप 2 एरर होती है। परीक्षण आंकड़ा z की सीमा है, वो होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में, जिसे हम हिंदी में अनंत कहते हैं, ठीक है। डाटा विश्लेषण में प्राथमिक व द्वितीयक समंकों के अध्ययन के साथ साथ उनका गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो यह कथन है सत्य। परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये परिभाषा दी है डॉक्टर एम वर्मा ने। अनुसंधान विभिन्न घटनाओं से संबंधित चरों, तथ्यों तथा संबंधों की स्थिति के बारे में किया जाता है। देखिए, तीनों ही ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हैं
कि अतीत में उनका स्वरूप क्या था, वर्तमान में उनका स्वरूप क्या है और भविष्य में उनका स्वरूप क्या होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अनुसंधान द्वारा किसी एक की निश्चित समस्या का वस्तुपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से हल खोजने का प्रयत्न किया जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। मूल अनुसंधान व्यापक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों तथा सिद्धांतों की खोज की जाती है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। परिकल्पना के प्रमुख कार्य में सम्मिलित है, निष्कर्ष निकालने में सहायक। अनुसंधान संबंधी सूचनाएं निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती हैं। देखिए, शोध प्रबंधन से भी, राजकीय प्रकाशन से भी। राजकीय प्रकाशन मीन जो गवर्नमेंट इशू करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो अपने पब्लिकेशन इशू करती है। और विश्वविद्यालय प्रकाशन, जो यूनिवर्सिटी अपने बुक्स या कोई मैगजीन या कोई रिसर्च पेपर इशू करती है। ठीक है, तो तीनों ही इसमें शामिल हैं। द्वितीयक समंक वह है जो पहले से अस्तित्व में है और वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए हैं। तो यह कथन है गुड तथा हेट का। अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। एक परिकल्पना जो पैरामीटर के सभी मूल्यों को निर्दिष्ट करती है, उसे कहा जाता है सरल परिकल्पना। अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की अनुसूची को टेस्ट कहते हैं, प्रश्नावली, क्वेश्चनएयर। प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रश्नों की प्रकृति का चयन, सरल और स्पष्ट प्रश्न और संक्षिप्तता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियां हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, तो ये थे व्यूअर्स 100 क्वेश्चन आपका। देखिए, हर तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी ये यूनिट दी गई है। ठीक है ना, तो जो यूनिट है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनटीए नेट के लिए और आपके सेलेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ऐसे ही एक एक यूनिट, दो यूनिट करके आपका सारा एमकॉम का सिलेबस भी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये तीसरी यूनिट हो चुकी है, आज 2 यूनिट रह गई हैं। एक यूनिट कल परसों में शायद हो सकता है कल मैं दोनों यूनिट अपलोड कर दूं। ऐसे ही मैनेजर इकोनॉमिक्स के भी 2-3 यूनिट मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सारे सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। तो पहले मैं हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट भी अपलोड करूँगा। अभी आपके पेपर शायद जुलाई या अगस्त में होंगे, तो भी टाइम हमारे पास काफ़ी है। आप इनको भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश मीडियम में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें एक पेपर शायद मैंने 2014 का अपलोड कर चुका हूँ मैं उसको कई दिन पहले हिंदी मीडियम में। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो बाकी जैसे मेरे को हिंदी मीडियम के पेपर मिलेंगे तो मैं अपलोड करता रहूँगा। इंग्लिश में तो मेरे को काफ़ी सारे पेपर्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो वो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। बस अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताते रहिएगा ताकि उनका ही बेनिफिट आपके साथ साथ हो जाए। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूअर्स।